हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? मस्त, वेरी गुड, यही होना चाहिए। पर जे मस्त का मतलब ये मस्त नहीं है, पढ़ाई में मस्त। ओके बेटा, चलिए। तो बेटा आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले मॉड्यूल जो हमारा 8वां था इस चैप्टर का, यानी विद्युत रसायन चैप्टर का, उस 8वें मॉड्यूल में हमने क्या क्या पढ़ा था कि सर आपने उस मॉड्यूल में हमें पढ़ाया था कोलरास नियम के अनुप्रयोग। मतलब कोलरास को नियम को समझने के बाद उसका उपयोग हम लोग कहां कहां कर सकते हैं ये बताया था आपने, ठीक है। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व ज्ञात करने में, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा यानी अल्फा पता करने में, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक यानी के का मान ज्ञात करने में। याद आ रहा है आपको? याद क्या, कल ही तो पढ़ाया आपने, पिछले वीडियो में ही तो पढ़ाया आपने, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, और सेल के बारे में पढ़ाया था सर आपने। सेल दो प्रकार के होते हैं, इस आधार पर, किस आधार पर कि उनका उपयोग क्या एक ही बार हो जाएगा कि बार बार उसी को उपयोग कर सकते हैं, क्या उनमें होने वाली अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं, क्या हम उत्पादों से भी अभिकारक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो प्रकार के अनुत्क्रमणीय सेल एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं, रासायनिक क्रिया हो रही है, रासायनिक ऊर्जा बन रही है और हम उस रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं, राइट। लेकिन उनमें ऐसा कोई डिवाइस नहीं लगाए क्योंकि वो सस्ते हैं, इसलिए उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आ गई? उपयोग किया, फेंको, यूज एंड थ्रो वाले प्राथमिक सेल, अनुत्क्रमणीय सेल एक ही डायरेक्शन में क्रिया हो रही है। उसका एग्जांपल मैंने पिछले टर्म पर क्या बताया था बेटा, शुष्क सेल। याद आ रहा है? बाजार से आता है 10-12 रुपये का, भाई काट के देखना कछु नजर आएगा लेकिन कब? पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, हम लोगों ने उसे तब काटा है जब वो उपयोग ले चुके होते हैं, तो हमें उसमें से पाउडर नहीं मिलता, हमको क्या मिलता है, गीला सा लुगदी जैसा मिलेगा। लेकिन जब आप नया काटेंगे तो आपको नजर आएगा क्या, एक काली सी छड़, जैसे ग्रेफाइट की छड़ होती है जो वहां कैथोड का काम कर रही थी, वो MnO2 और कार्बन से पाउडर से भरी है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड उसके अंदर विद्युत अपघट्ट का काम करता है, और जिंक का जो खोल है, कवर है, कवर, वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। ओके, उसके बारे में पढ़ चुके। उसका जो ताकत थी, ताकत का मतलब सेल की ताकत से मतलब सेल का पोटेंशियल, सेल का विभव, उसका था बेटा 1.5 वोल्ट। तो हम किसी टॉर्च में अगर उसको डालें ना और 3 सेल लगाए मान के चलिए, तो क्या समझेंगे कि सर 1.5 मतलब 1.5 1.5 तो सर 4.5 वोल्ट की ताकत वाली टॉर्च है वो। जितनी ज्यादा ताकत बनाएंगे उतना बल्ब पर पोटेंशियल ज्यादा मिल रहा है उसको, तो वो ज्यादा तेज जलेगा। समझ में आ रही बात? चलिए, तो आज भी हम हमारे सिलेबस के अनुसार उस प्राथमिक या अनुत्क्रमणीय सेल में हमें डिस्कशन करना है बेटा, किसका, मरकरी सेल का। मरकरी सेल का दूसरा नाम कहते हैं बेटा बटन सेल। देखा है आपने बटन सेल? आप अपनी घड़ी को खोलो जरा, जिनके पास घड़ी बंधी हो घड़ी में से निकालो सेल, देखा आपको? या वही छोटा वाला सेल। रिमोट के अंदर भी जो सेल होता है वो छोटा वाला सेल, राइट। इसके अलावा कानों की मशीन में है क्या एक्चुअल में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा, ये इस तरह का सेल होता है कि नहीं, छोटा वाला इस तरह का ये सेल, यही सेल मरकरी सेल है बेटा, राइट। ये मरकरी सेल है। अब मैं क्या बता रहा हूं, इस मरकरी सेल के बारे में हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस मरकरी सेल की सर ताकत कितनी होती है। ताकत का मतलब हो गया कि सर इसका पोटेंशियल कितना है। तो मरकरी सेल का सेल विभव, बटन सेल क्यों कहते हैं, देख रहे हैं बटन जैसा, जैसे मेरी शर्ट पे मैं लगा लूं तो जो लगेगा बटन जैसा लगेगा कि नहीं। चलिए, तो बटन सेल भी कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं, तो हमने भी इसका नाम बटन सेल कर दिया, और ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि ये कई किताबों में बटन सेल भी लिखा हुआ आने लगा, राइट। तो इसका जो पोटेंशियल अगर आप इस पर पढ़ेंगे तो ये होता है 1.35 वोल्ट। ऐसे उस पर भी लिखा होता है, शुष्क सेल पर 1.5 वोल्ट, देखिएगा घर पर आप लोग। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है ये तो सब जानते हैं। मैं अगर बताऊं तो ये ऐसे सेल हैं, छोटे वाले बटन सेल, जिनमें छोटे परिपथ जो होते हैं, जैसे कान की मशीन है, राइट। तो छोटे विद्युत परिपथ, जैसे कानों की मशीन का मतलब हो गया जो लोग ऊंचा सुनते हैं यानी कम सुनते हैं, उनको एक मशीन लगाते हैं, उनमें ये लगता है। हाथ की घड़ी है, कैलकुलेटर के अंदर डलता है बेटा, हाथ, किसी का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। रिमोट है, राइट, और खिलौने हैं, छोटे बच्चों के खिलौने जो होते हैं उनमें ये ऐसे बड़े वाले सेल लगे होते हैं, होते वो मरकरी सेल ही है। तो एक तो छोटे बरपत की बात हो गई। दूसरी बात, अगर बेटा जो आप देख रहे हैं इसको अगर मैं यहां से काटूं, ठीक है ना, अब देखिए इसमें अगर मैं ये कहूं कि बेटा आप
ये अगर देख पा रहे हैं, अगर ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, तो ये जो हिस्सा बनाया ये ऊपर का जो हिस्सा है, राइट, ये ऊपर का हिस्सा है। अगर मैं इसको ये काटूं बेटा, यहां से अगर दो टुकड़े करके ये छोटा सा निकालूं, तो मैंने छोटा निकालकर ये बताने का प्रयास किया कि आखिर इसमें क्या क्या भरा हुआ है, क्योंकि अपन को संरचना या बनावट बतानी है, राइट। चलिए ये तो मैं हटा देता हूं, अब मूल बात पर यहां पर आते हैं बेसिकली। तो किसी सेल के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, नंबर 1 एनोड किसका बना है? तो बेटा इसके अंदर जो एनोड होता है वो जिंक अमलगम का होता है, राइट। जिंक अमलगम का मतलब है जिंक और मरकरी, जिंक अमलगम, उसे Zn-Hg लिख दो या Hg को ब्रैकेट में रख दो। जिंक एमलगम का बना होता है, राइट, क्या? एनोड, ठीक है। दूसरी बात, कैथोड किसका बना होता है? तो आप कहोगे HgO का बना होता है, लेकिन इसमें कोक भी मिला दिया जाता है, कार्बन भी मिला दिया जाता है, ठीक है ना। तो HgO + C का बना होता है, कौन? कैथोड। और जो विद्युत अपघट्ट इसके अंदर भरा गया है वो किसका भरा गया बेटा? KOH और ZnO का। बात समझ में आई? तो ये जो दो पदार्थ भरे गए, इनको जो लाल वाली लाइन सी दिख रही है ना आपको, आप समझ रहे हैं? उस सेल को मैंने काटा है, ये तिरछा इस तरह से काटा है, यानी अगर सेल ये तो मैंने यूं काटा है इसको बेटा, यूं, और यूं काटने के बाद की स्थिति को मैं ये दिखा रहा हूं आपको। बात आ रही दिमाग में? ये सेल का चित्र इस तरह से बना लिया आप लोगों ने, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इस तरह से आप अपने आप को बता सकते हैं ये स्थिति मैंने यहां बनाई है, ये बना दिया गया, लिए, ठीक है। दोबारा फिर मैंने बना दिया आपको, क्योंकि वो समय लगता है इसलिए है, पर मैंने बनाने का प्रयास ही कर दिया, राइट। तो आप इसको ये समझो कि ये जो है ना लाल पेन से जो मैंने दिखाया, दरअसल ये सेपरेटर है। सेपरेटर किसको कहते हैं? जो सेपरेट करता हो दो चीजों को। सेपरेट किसको कर रहा है? एनोड और कैथोड को सेपरेट कर रहा है। ये एक प्रकार का कपड़ा या ऐसी चीज लगाई जाती है जिससे एनोड और कैथोड आपस में ना मिले, राइट। ट्रांसपेरेंट कोई मतलब ऐसी होती है जिसमें से पार तो हो जाए लेकिन पदार्थ डायरेक्टली ना मिले, तो ये सेपरेटर है। ये लाल पेन से जो बना है सेपरेटर है। एनोड भरा हुआ जिंक अमलगम का और कैथोड भरा है HgCO का, और इसमें जो पेस्ट भरा गया है विद्युत अपघट्ट का, ये लिख देता हूं विद्युत अपघट्ट। तो किसी सेल के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, एनोड किससे बना है, कैथोड किससे बना है, विद्युत अपघट्ट क्या है, राइट। तो ये तो हो गया बेटा चित्र। बात आ गई समझ में? अब क्या करना है आपको? इसमें होने वाली अवक्रियाएं, तो अवक्रियाएं अपने आप नहीं होंगी। जब सेल ये इस तरह का है तो ये कोई ये थोड़ी ना कहोगे आप बेटा कि ये क्रियाएं हो रही हैं। ये कब होंगी? जब पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। ये तो समझते हैं आप लोग। यानी इसको किसी उपकरण में डाल दिया, जिसमें भी आप डाल रहे हैं, और आपने उसको ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो अब इसके अंदर क्रियाएं क्या हो रही हैं? तो इसमें जो एनोड है वो एनोड बनाता जिंक का, दरअसल इसका जिंक अमलगम का बनाता, लेकिन जिंक का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब हमेशा याद रखिए, एनोड पर हमेशा क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला काम होगा, राइट। तो ये जो जिंक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर बदल जाता है Zn2 धनायन प्लस, ठीक है, 2e नेगेटिव में। बात समझ में आ रही है? तो Zn से Zn2 धनायन में बदल गया। अब है क्या आखिर? ये जो Zn2 धनायन है ना बेटा, ये Zn2 धनायन विद्युत अपघट्ट जो लिया गया था ना KOH, इसके OH के साथ संयोग करते हैं, OH के साथ। अभी यहीं की क्रिया लिख रहा हूं बेटा, एनोड की। समझ में आ रही बात? ये जो जिंक आयन है ये OH नेगेटिव आयन के साथ संयोग करके बनाते हैं ZnO। तो यहां पर मैं ये कहां से आए बताइए? चलिए मैं ये यहां से ही हटा देता हूं। ये जो OH नेगेटिव आयन है तो आप यहां कहोगे फ्रॉम KOH, ठीक है। तो KOH के जो OH नेगेटिव आयन है, ये मैंने आगे 2 लगा दिया। अब आपने आपको बताइएगा, इधर देखो बेटा, Zn के साथ 2 OH नेगेटिव आयन जोड़े हैं। सोचो बेटा, दिमाग लगाओ, ठीक है। तो होगा क्या बेटा इसमें? ये एक तो निकल जाएगा HOH, और ये ZnO के साथ मिलकर बना लेगा ZnO। समझ में आ रही है बात? OH नेगेटिव आयन कहां से आए? KOH से, ठीक है। ये जो KOH विद्युत अपघट्ट भरा था ना इसका, तो इसका OH नेगेटिव आयन इन जिंक आयनों के साथ संयोग करके बनाएगा। ये मैंने फ्रॉम लिख दिया, ये OH नेगेटिव आयन, और ये संख्या लिख दी 2। तो क्या बनेगा? ये देख रहे हैं आप लोग, ZnO, ऐसा कह दिया, ZnO और क्या प्लस H2O, ठीक है, ZnO प्लस H2O। अगर इस क्रिया को मैं जोड़ दूं, तो एक्चुअली वही क्रिया हमें डायरेक्ट तौर पर याद रखनी है। ये मैंने क्या किया है, एनोड की क्रिया को सरलता की दृष्टि से 2 स्टेप में लिखा है, एनोड की क्रिया को।
अब इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा सोचिएगा, ये जिंक आयन से क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है, ये हो जाएगा Zn प्लस 2OH नेगेटिव इजिकल टू, समझ रहे आप, दोनों को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा बेटा ZnO प्लस H2O प्लस 2E नेगेटिव, समीकरण नंबर 1। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये वाली रिएक्शन को याद रखना है। हुई कैसे, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे रिएक्शन हुई। तो Zn के साथ जिंक आयन से कट गए, ये देख रहे हैं, तो Zn प्लस ये लिखा एरो के बाद ZnO प्लस H2O प्लस 2E नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? आपको इस रिएक्शन को याद रखना है। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली तौर पर आप ये समझ लें कि एनोड पर होने वाली क्रिया ये, इस क्रिया को अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो हो सकता है आपकी समझ में नहीं आती। तो हमने इस रिएक्शन को 2 स्टेप में इस तरह से बनाया। समझ में आ गई बात? जब समझने के बाद आपको डायरेक्टली ये याद रखनी होगी। अब आती है बात किसकी बेटा, कैथोड पर होने वाली क्रिया। किस पर? कैथोड पर क्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं कैथोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, अपचयन होता है। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कह दें या ऑक्सीकरण में कमी कह दें, इतना आप समझते हो तो ठीक है। अब कैथोड किससे बनाए, तो आप जवाब दोगे HgO से बनाए। तो होगा क्या बेटा इसमें, देखो जिस क्रिया को मैं लिख रहा हूं वो डायरेक्ट यह होगी। जैसे मुझे क्या करना था इस रिएक्शन में, मैं आपको बता दूं, मुझे एक्चुअली आप लोगों को हो सकता है कि मैंने ये जल्दी मिटा दिया आपके समझ में, मतलब आप कहोगे हमने तो नोट नहीं किया, तो वीडियो को पॉज कर लो बेटा, ठीक है ना। मैं दोबारा फिर वही चीज लिख रहा हूं। तो एनोड की टोटल क्रिया आपको याद रखने पर लिखनी पड़ेगी Zn प्लस 2OH नेगेटिव आयन इजिकल टू ZnO प्लस H2O प्लस 2E नेगेटिव, समीकरण नंबर 1, राइट। इज दैट क्लियर? अब कैथोड पर होने वाली क्रिया को मैं बता रहा हूं आपको। कैथोड पर होने वाली क्रिया आप अपने समझने के लिए बॉक्स में वो बना सकते थे जो मैंने कहा था अपने लिए। और वो क्या बताया था मैंने कि सर Zn एरो के बाद Zn 2 धन आयन प्लस 2E नेगेटिव। याद आ गई बात? अभी मैंने बताया था ये जिंक आयन क्या, कि सर जिंक आयन किसके साथ, 2OH नेगेटिव आयन के साथ संयोग करके बनाएंगे क्या, ZnO प्लस H2। बात आई दिमाग में? हमको इस डायरेक्ट रिएक्शन को याद रखना है। पर कुछ छात्रों को अगर ये डायरेक्ट रिएक्शन समझ में नहीं आती तो बेटा मैं उनको ऐसे बता देता हूं, राइट। अब कैथोड पर क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा सर अपचयन होगा। अब कैथोड किससे मिलकर बना है कि सर Hg और CO से, C से, तो इसमें HgO काम करेगा कैथोड में। तो क्या होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन तो वही बताऊंगा जो यहां लिखी गई है, पर उसको वो क्रिया कैसे हुई वो बताने के लिए कि HgO को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अब समझना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागेंगे वो कैथोड पर अपचित होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। HgO में Hg पर 2 धनावेश होता है, ऊपर 2 ऋणावेश है कि नहीं। Hg 2 धनावेश, O2 नेगेटिव। तो Hg 2 धनायन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए सोचो तो किस में बदल जाएगा, Hg में, और O जैसा था वो लिख दिया गया। नहीं आई बात समझ में भाई? HgO में Hg 2 धनायन, O2 नेगेटिव आयन, तो Hg 2 धनायन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो Hg में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और O2 नेगेटिव आयन मैंने ऐसे लिख दी, बात आ रही है। तो HgO का Hg में अपचयन हो गया, राइट। अगर मैं यहां लिखता तो आप क्या कहोगे, Zn का, ये Zn का टोटल क्रिया, Zn का ZnO में ऑक्सीकरण होता है, लिखोगे कि नहीं? Zn का ZnO में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ऐसे ही अगर मैं यहां लिखूं तो आप क्या बोलोगे, HgO का Hg में, बात समझ में आई, अपचयन होता है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये जो O2 नेगेटिव आयन जो मैंने ये लिखे हैं, ऑक्साइड आयन लिखे हैं, ये ऑक्साइड आयन इस जल के साथ संयोग करेंगे। जल के सूत्र को मैं H2O लिखूं या मैं ऐसे बनाऊं, कोई दिक्कत बताइए? H2O लिखना या HOH लिखना एक ही बात है। अब देखो जल का जो H है O से जुड़ा है, टूटेगा। ये H अगर O को मिल जाए, ये H O को मिल जाए तो ये हो जाएगा OH, और एक OH ये तो आप लिख सकते हैं 2OH नेगेटिव आयन। समझ में आई बात? O2 नेगेटिव आयन को H धनायन मिल जाएगा तो ये OH नेगेटिव आयन में बदल जाएगा, और बचा हुआ OH नेगेटिव आयन ये। तो ये 2 क्रियाएं हो गई आपकी, जिसमें ऑक्साइड आयन को ऑक्साइड आयन से काटने के बाद टोटल क्रिया है, वही आपको याद रखनी है। आपको मैं वो डायरेक्ट बताई नहीं है मैंने आपको, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं समझाने के बाद। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, HgO एक ये लिख दो सर, प्लस H2O लिख दो सर, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो सर, ये दिख रहे हैं आपको, राइट। और बताओ एरो के बाद कि सर Hg लिख दो सर, और बोलो कि सर बचे हुए 2 OH नेगेटिव आयन लिख दो। और क्या बोले सर, और क्या बोलते नहीं का,
तो ये एनोड है, जिसको मैं थोड़ा सा यहां बना लिखता हूं आपको, ये एनोड था, एनोड बेटा, ठीक है। और एनोड किससे मिलकर बना था, मैंने क्या बताया, जिंक अमलगम से। ZnHg लिख सकता हूं मैं आपको ऐसे करके एक ही बात है। तो ये आपने इसको जोड़कर ये लिख दी, ये समीकरण 2 कह दिया। पेपर में कभी भी पूरा सेल नहीं आएगा बेटा, अपने बोर्ड के अंदर पूरा सेल नहीं आएगा, बल्कि क्या पूछा जाएगा, मरकरी सेल के एनोड पर होने वाली क्रिया बताइए। मरकरी सेल में एनोड किसका बना होता है, मरकरी सेल के कैथोड पर होने वाली क्रिया बताइए। मरकरी सेल में कैथोड किसका बना होता है, मरकरी सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है, इस तरह के आएंगे। तो थोड़ी सा स्पेस मुझे देना पड़ेगा। स्पेस किस बात का, तो मैं ये हटा दूं बेटा यहां से, क्योंकि आप इतना समझ में आ गया, छोटे परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका नाम था मरकरी सेल, जिसको अपन कह रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसकी टोटल अवक्रिया लिखनी है, ठीक है, यानी कुल सेल अवक्रिया लिखनी है। सेल अवक्रिया, सेल की अवक्रिया मतलब उसके दोनों इलेक्ट्रोडों की अवक्रिया का योग, और सेल की अवक्रिया हमेशा रेडॉक्स क्रिया होगी, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया को जोड़कर लिखी जाएगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए। देखो जरा बेटा ध्यान से इधर, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आप देखिए इन दोनों को जोड़ो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखे गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये लिखे गए, कट जाएगा। ये H2 इधर लिखा गया, ये H2 इधर लिखा गया, कट जाएगा। ये 2 OH नेगेटिव आयन इधर लिखे गए, ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा कि सर जा में तो बचा जिंक और इसमें बचा HgO, लिखो बेटा। तो इसकी टोटल सेल अवक्रिया होगी Zn प्लस HgO एरो के बाद, समझे आप, एरो के बाद कि सर लिखो ZnO प्लस HgO। बैठी कुछ दिमाग में बात। तो Zn का ZnO में ZnO प्लस Hg, Zn का ZnO में ऑक्सीकरण हुआ और HgO का Hg में अपचयन हुआ। ये हो गई टोटल सेल क्रिया। अब एक महत्वपूर्ण बात जो बता रहे हैं, इस अवक्रिया में कोई भी आयन नहीं बना है। टोटल सेल अवक्रिया में, सेल की कुल अवक्रिया में कोई भी आयन नहीं बना है। अच्छा, आयन बनता है तो दिक्कत क्या खड़ी होती है, जब आयन बनता है तो सेल की जो सांद्रता है, भरा हुआ पदार्थ जो विलयन है उसमें विद्युत उसकी सांद्रता कम हो जाती है, तो उसकी ताकत कम होने लगती है। इसको निरंतर यानी बिल्कुल कांस्टेंट विभव मिलता रहता है, इसमें स्थिर विभव मिलता रहता है। यानी इस सेल का उपयोग करने से स्थिर, यानी कम या ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता। कुछ सेलों में कम या ज्यादा होता रहता है, इसमें नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे कोई भी आयनिक स्पीशीज नहीं बनी। तो ये कहानी हमारी किसकी हुई बेटा, विद्युत रसायन के। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे लिए जो मरकरी सेल दिया गया है, ये कहानी उस पर डिपेंड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आई बात मरकरी सेल की। चलिए, तो देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को अभी जो प्राथमिक सेल एक और होता है जो मरकरी सेल है, उसके बारे में परिचित कराया था, ठीक है। उसका चित्र देखा हमने। मरकरी सेल में एनोड कौन होता है, जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि किसी भी सेल में एक तो उसकी बनावट यानी संरचना, मतलब एनोड कौन है, कैथोड कौन है, विद्युत अपघट्य कौन है, दूसरी बात उसका सेल चित्र, और तीसरी बात उस सेल में होने वाली रासायनिक क्रियाएं, जब उसे उपयोग में लिया जाता है तो क्रियाएं कौन सी हो रही हैं, एनोड पर कौन सी हो रही है, कैथोड पर कौन सी हो रही है, और दोनों अपक्रियाओं को जोड़कर टोटल सेल अपक्रिया। ये मैंने आपके सामने सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल जो आप देख पा रहे हैं, इसका ऑलरेडी चित्र बना दिया है, ठीक है ना। समय बचे हमारे लिए, आप ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक खोल है, ऊपरी आवरण। ये वही है आपके घरों में जो इन्वर्टर वाली बैटरी लगी है ना, या ट्रक में या कार में या ट्रैक्टर में जो बैटरा रखा है ना, दरअसल उसी को पढ़ रहे हैं, आम भाषा में ये समझ लो, उसी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो दिख रही है आपको, ये तो हो गया बेटा उस बैटरी का बाहरी खोल, ठीक है। और इसमें ये 1 2 3 4 5 6 ये प्लेटें लगी हैं बेटा, प्लेट, जिनको अपन ग्रिड कहते हैं, ग्रिड प्लेट। तो इसमें से 3 तो एनोड है बेटा, जो मैंने सुविधा की दृष्टि से रेड कलर से बनाई है। 1 2 3 ये एनोड है। तो इसके अंदर जो एनोड है वो पीबी की प्लेटें होती हैं, ठीक है। हालांकि इस पीबी में भी स्पंजी पीबी भरा रहता है, लेकिन वो भरा पीबी है, राइट। तो अपन कहते हैं एनोड पीबी की तरह से काम करेगा, ठीक है। ये लिखा एनोड पीबी की प्लेट है। दूसरी तरफ जो मैंने ब्लू कलर से बनाई ना बेटा, नीले कलर से जो प्लेटें ग्रिड देख रहे हैं अपन, ग्रिड मतलब प्लेटें से है, वो
कैथोड है और वो कैथोड इसके अंदर PbO2 भरा हुआ है। इन प्लेटों में क्या भरा हुआ है बेटा? PbO2। और ये प्लेट है यानी ये जो ग्रिड है जो डूबी हुई है इस विद्युत अपघट्ट में, जिसकी जो H2SO4 विलयन है, जिसकी सांद्रता कितनी होती है? 38%। अब मैं आपको यहां लिए चलता हूं, इसका नाम क्या था बेटा? लेड। ठीक है, लेड क्यों नजर आया? देखो लेड नजर आ रहे हैं कि नहीं? पीबी यानी सीसा भी कहते हैं अपन इसको, सीसा संचायक सेल। तो ये हमारे सिलेबस में एक जो सेल दिया गया है ये है द्वितीयक सेल। सेल कहना या बैटरी कहना? द्वितीयक सेल का मतलब क्या जानते हैं अपन? हमें मालूम है कि जिस वक्त हमारे घरों में वो बैटरी लगी है, अगर इन्वर्टर लगा है, तो जब लाइट चली गई तो हमें फिर भी हमारी लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उस वक्त उस बैटरी में जो रासायनिक क्रियाएं एनोड और कैथोड पर हो रही हैं, उन रासायनिक क्रियाओं की ऊर्जा को उस बैटरी के बगल में रखा हुआ दूसरा पार्ट जिसको इन्वर्टर कह रहे हैं, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। यानी उस वक्त, किस वक्त बेटा? ये ध्यान से सुनिएगा, जिस वक्त हम उसका उपयोग कर रहे हैं, इस बात पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि हमारी लाइट चली गई है और हमें फिर भी लाइट मिल रही है, तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज के समय होने वाली क्रियाएं। तो डिस्चार्ज के समय की बात अगर मैं करूं, डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज के समय बेटा, समझ में आ रही बात? तो बेटा डिस्चार्ज का मतलब है लाइट नहीं है फिर भी हमें मिल रही है। तो डिस्चार्ज के समय इसमें कौन सी सेल की तरह से काम करता है? क्योंकि डिस्चार्ज के समय इसमें जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। यानी ये एक तरीके से गैल्वेनिक सेल की तरह से काम करता है। गैल्वेनिक सेल यानी वोल्टीय सेल कहते हैं अपन, उसकी तरह से व्यवहार करता है। कब बेटा? जब हमें ऊर्जा ये दे रहा हो, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जब परिवर्तन हो रहा है, तब ये गैल्वेनिक या वोल्टी सेल की तरह से काम करता है। चूंकि ये द्वितीयक सेल क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि जब इस बैटरी की ताकत कमजोर पड़ जाती है तो हम इसे दोबारा चार्ज करके यानी आवेशित करके दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। तो उत्क्रमणी सेल द्वितीयक सेल हुआ। चूंकि रिएक्शन उत्क्रमणी भी हो जाती है, यानी जो उत्पाद बन चुके हैं वो किस में बदल जाएंगे? अभिकारक में बदल जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा, तो बनावट समझ में आ गई, चित्र देख लिया आप लोगों ने। चूंकि आपको नोट्स जो भेजे गए हैं उनमें चित्र नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि ये इस तरह से चित्र बनाना है आपको। एनोड कैथोड, एनोड पीबी का, कैथोड पीबीओ का, मतलब PbO2 का, और इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्ट की तरह से इसमें काम करेगा। सांद्र H2SO4 38% सांद्रता का। इज दैट क्लियर? डिस्चार्ज के समय ये किसका काम करेगा बेटा? गैल्वेनिक या वोल्टी सेल का। मतलब इसमें जो क्रियाएं होंगी, रासायनिक क्रियाएं जो होंगी, वो रासायनिक क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है बेटा? अब आती है बात कि डिस्चार्ज के समय। एक तो डिस्चार्ज के समय, तो डिस्चार्ज के समय यानी जब हमें इससे ऊर्जा मिल रही है, हमारे ट्यूबलाइट, हमारे और भी इक्विपमेंट, पंखे वगैरह जब चल रहे हैं, तो कौन सी क्रिया हो रही है? उस वक्त की रासायनिक क्रिया अगर मैं लिखूं तो आप समझिएगा, एनोड पर डिस्चार्ज के समय एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है? एनोड पीबी का बना बेटा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी आदत है कि मैं उस रिएक्शन को थोड़ा सा समझने की दृष्टि से सरल बना देता हूं। ठीक है, तो ये जो पीबी है, ये पीबी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्योंकि आप जानते हो कि एनोड पर हमेशा कौन सा काम होता है? ऑक्सीकरण का। तो पीबी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पीबी 2 धनायन में बदल गया, राइट? ऑक्सीकरण हो रहा है। ये जो पीबी 2 धनायन है ये अब कांटेक्ट में आएंगे H2SO4 के। H2SO4 विद्युत अपघट्ट है, उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो ये H2SO4 के सल्फेट के साथ क्रिया करेंगे। कौन? ये पीबी 2 धनायन, राइट? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन कहां से आए बेटा? फ्रॉम H2SO4 जो विद्युत अपघट्ट है। जैसे वहां OH नेगेटिव आयन थे, वहां कहां पर? मरकरी सेल के अंदर, वैसे ही यहां भी है। तो ये बना लेता PbSO4। अब अगर मैं इसको कहूं तो आपको कि Pb2 धनायन से Pb2 धनायन बन गया। तो मोटे तौर पर इसमें Pb का PbSO4 में क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीकरण हुआ।
बात समझ में आई? पीबी का PbSO4 में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है पीबी का। अब ये समझने वाली रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन हमको याद रखनी है। अगर मैं वो डायरेक्ट रिएक्शन लिखूं तो वो क्या होगी बेटा? तो आपको होगी सर पीबी, ये लिख दिया गया, प्लस सल्फेट आयन, ठीक है, एरो के बाद PbSO4 प्लस 2E नेगेटिव। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो तो मैं बता रहा हूं, ये मेरी आदत है, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एनोड पर ये क्रिया हो रही है, राइट। तो एनोड जो पीबी का बना है, तो समझ लो कुछ प्लेट का पीबी हट रहा है और सल्फेट के साथ PbSO4 में बदल रहा है, राइट। दूसरी बात ये तो हो गई एनोड पर होने वाली क्रिया बेटा। दूसरी क्रिया देखते हैं अपन कैथोड पर होने वाली क्रिया। कैथोड पर आप इस बात से पिछले दिनों की क्लासेस से ये परिचित है कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है बेटा? अपचयन। अब देखिए कैथोड कौन है, तो आप कहोगे सर PbO2। कैथोड कौन है यहां पर? PbO2, ठीक है, PbO2। तो ये पीबी, अच्छा ये PbO लिख दिया था, PbO2 है बेटा, PbO2। यहां तो PbO2 ही लिखा था, PbO2 है, ठीक है। तो कैथोड पर काम क्या होगा बेटा? आप अगर इस बॉक्स की रिएक्शन को समझें तो वो टोटल क्रिया अपन यहां लिख देंगे। क्या होगा कि सर जो PbO2 है, समझना ध्यान से, PbO2 ये क्या करेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, समझना ध्यान से, ठीक है। और इसे मिलेंगे H2SO4 के H धन आयन। सल्फेट आयन तो ये आएंगे H धन आयन, ठीक है। जितनी की जरूरत होगी अभी अपन इस पर डिस्कशन कर ही लेंगे, संतुलित करने पर आवश्यकता जितनी होगी वो देख लेंगे। अब आप समझो क्या, इस PbO2 में Pb 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो Pb पर जो चार्ज होंगे वो होंगे प्लस के 4। कितने? प्लस के 4। तो प्लस के 4 वाले इस Pb को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, समझना Pb 4 वाले को अगर Pb के 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो ये किस में बदल जाएगा बेटा? तो आप होंगे Pb 2 धन आयन में। तो वो Pb 2 धन आयन मैंने लिख दिया। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। अब क्या होगा जी? ये जो ऑक्साइड आयन बचेंगे ना, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन का मतलब O2 नेगेटिव, तो इसके साथ H धन आयन 1, H धन आयन 1, H धन आयन 1, H धन आयन 1। कितने H धन आयन? तो आपको होंगे सर 4। इन O के साथ 4 H धन आयन जोड़कर ये बनाएंगे HOH, HOH। समझे बात? HOH, HOH का मतलब हो गया, ये बना लेंगे बेटा सीधे तौर पर मैंने लिख दिया कि सर लिख दो ना 2H2O। 4 H और ये 2 ऑक्सीजन मिलकर बना लेंगे 2H2। फिर ये जो Pb 2 धन आयन जो बन चुका है, दरअसल ये Pb 2 धन आयन फिर क्या करता है? ये Pb 2 धन आयन उसी सल्फेट आयन के साथ क्रिया करता है जो सल्फेट आयन H2SO4 से प्राप्त होते हैं, तो ये भी बनाता है PbSO4। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि बताइए इसमें उत्पाद क्या बनता है? डिस्चार्ज के समय सीसा संचायक सेल में, लेड स्टोरेज सेल में उत्पाद क्या बनता है? तो आपका जवाब होगा PbSO4। एनोड पर भी PbSO4 बना, यहां भी PbSO4 बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैथोड पर जो PbO2 है, उस PbO2 का PbSO4 में परिवर्तन हुआ है। में परिवर्तन का मतलब अपचयन होता है, ठीक है बेटा। PbO2 का PbSO4 में अपचयन हुआ है। PbO2 में Pb का ऑक्सीकरण प्लस के 4 है और PbSO4 में Pb का ऑक्सीकरण होता है प्लस के 2। प्लस 4 वाला प्लस 2 बदल रहा है, ऑक्सीकरण प्लस 4 वाला ऑक्सीकरण में कमी आ रही यानी अपचयन। इज दैट क्लियर? इस टोटल क्रिया को अगर मैं जोड़ दूं तो आपको वही बात है, Pb 2 धन आयन से Pb 2 धन आयन काट दो तो टोटल रिएक्शन जो इसकी आई, जो याद वही रखनी है आपको, तो वो लिखूंगा मैं क्या? PbO2 प्लस, ठीक है, जो कुछ दिख रहा है वो सब लिखना पड़ेगा कि लिखो सर 2 इलेक्ट्रॉन लिखो प्लस 4 H धन आयन लिखो, लिखेंगे भी। सल्फेट आयन लिखो सर, बिल्कुल लिख दिए गए। अब एरो के बाद 2 पदार्थ लिखने हैं अपन को, PbSO4 प्लस 2H2। बात बैठी दिमाग में बेटा? ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 का मतलब एनोड की कुल अभिक्रिया, समीकरण नंबर 2 का मतलब कैथोड की कुल क्रिया। अब अपन करेंगे कुल सेल अभिक्रिया। ये ध्यान रखना है आपको कि हम बात कर रहे हैं कब की बेटा? जब डिस्चार्जिंग के समय होने वाली अभिक्रिया हो रही है, राइट। तो टोटल सेल अभिक्रिया किस समय की? डिस्चार्ज के समय होने वाली क्रिया, वही तो लिख रहे हैं हम लोग। डिस्चार्ज के समय ये किसका काम कर रहा है?
गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का काम कर रहा है। यानी अभी तो हमें विद्युत ऊर्जा मिल रही है, रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, वोल्टी या गैल्वेनिक सेल की तरह से काम करेगा। इज दैट क्लियर? दोनों को जोड़ दो बेटा, अब क्या दिक्कत है? 2 इलेक्ट्रॉन से सर 2 इलेक्ट्रॉन काट दो, कट जाएंगे, और इसमें कोई कटने वाला मटेरियल नहीं है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये लिखे गए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखे गए और कटने वाला नहीं है, तो हमारी कहानी यहां से स्टार्ट हुई। तो मैंने लिखा देखो बेटा Pb प्लस PbO2, वेरी गुड। और बोलो बेटा कि सर देखो सल्फेट 1, सल्फेट 2 और 4 H धनायन, यानी 4 तो लिखे मैंने H धनायन और सल्फेट लिखे 2, ठीक है, एरो के बाद। अब एरो से पहले का कोई मटेरियल नहीं बचा, अब एरो के बाद लिखना। ये PbSO4 1, PbSO4 2, तो आप कहोगे सर लिख दो 2 PbSO4, ठीक है, प्लस 2H2O। तो ये आपने डिस्चार्ज के समय होने वाली कुल अवक्रिया लिख दी। या इस रिएक्शन को आप शॉर्ट में और कर सकते हो, जैसे 2 सल्फेट आयन और 4 H धनायन मिलकर बनाते हैं 2 H2SO4, मतलब 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु से 4 H धनायन और 2 सल्फेट है। तो आप इस रिएक्शन को और ऐसे भी लिख सकते हो, इसी कोई बेटा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। समझ में आई कि नहीं बात? आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो जो लिखा गया था आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 PbSO4 प्लस 2H2। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर ये PbSO4 में Pb कहां से आया है? सोचो, Pb आता है इनमें, इन जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए गए ना बेटा एनोड और कैथोड, उसका Pb वहां से आया, चाहे वो PbO2 का Pb हो चाहे Pb का भी Pb हो। और सल्फेट कहां से आया कि सर H2SO4 से आया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बेटा H2SO4 की सांद्रता, क्योंकि उसका सल्फेट आयन उत्पाद बना रहा है PbSO4, तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि PbSO4 के बनने से क्या होता जाएगा कि सर सल्फेट आयन H2SO4 से आ रहे हैं, तो H2SO4 की सांद्रता में क्या आ रही है? कमी आएगी, कमी होती जा रही है, कमी होती जा रही है, कमी होती जा रही है। एक स्थिति ऐसी आई कि अब बैटरी यानी ये सेल काम करना बंद कर देगा। मतलब क्या निकला? काम करना बंद कर देगा, मतलब हमारे पंखे बंद, लाइट बंद। अब हम क्या कहेंगे कि अब बैठे रहो बेटा, कब तक? जब तक ये चार्ज नहीं होता। समझ रहे आप? तो जब PbSO4 ये बन चुका होगा, बन रहा है या बन चुका है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि H2SO4 की जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी, और जब इसका घनत्व कितना रह जाए? 1.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रह जाए। कितना? 1.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रह जाए, तो समझ लो बैटरी काम करना बंद कर देगी। गर्मी में बैठे रहो, ना तो आपकी टीवी चल रही, ना आपका मोबाइल चल रहा चार्ज करने वाला। अब क्या करोगे? उसे चार्ज करोगे। तो हमारे घर में लगने वाली बैटरी तो ऑटोमेटिक लाइट से कनेक्ट रहते हैं, मतलब वो अगर डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो वो चार्ज भी होते रहते हैं, ये तो समझते हैं अपन। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि चार्ज नहीं हुआ और आप ये उपयोग करते रहो, तो ऐसा हमेशा चलता रहेगा? ऐसा संभव नहीं है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब घनत्व इसका 1.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रह जाएगा, तो अब बैटरी काम करना बंद कर देगी। अब बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है, तो चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे? उसी बैटरी यानी सीसा संचायक सेल को अब हम किसी बाह्य स्रोत से जोड़ देंगे जिससे हमें चार्ज करना है। किसी बाह्य स्रोत ऐसे से जोड़ देंगे जिसका विभव इस बैटरी के विभव से ज्यादा हो। बात समझे? उसी से, वही तो इसको ताकत देगा, ज्यादा वाले से जोड़ेंगे तो अब क्या होने लगी? अब ये चार्ज होने लगी, चार्ज हो रही है, यानी अब उल्टा काम हो रहा है। यहां ये डिस्चार्ज के समय के होने वाली एनोड और कैथोड और कुल सेल अवक्रिया है, लेकिन जब ये चार्ज हो रही है तो अब ये सेल पूरा उल्टा हो गया। अब इस समय क्या हो रहा है? चार्ज करने के दौरान क्या हो रहा है कि सर सेल को विद्युत ऊर्जा चाहिए, तो बाह्य स्रोत से मिल रही है, तो अब विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। और जब विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तब यही सेल जो डिस्चार्ज के समय गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल था, अब ये सेल काम करेगा किसका? विद्युत अपघटनी सेल की तरह से काम करेगा। किसकी तरह से बेटा? विद्युत अपघटनी सेल, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं इसको, तभी तो इसको उत्क्रमणी सेल कहा गया। अब हम इसे चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज के समय विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है,
तब ये विद्युत अपघटनीय सेल की तरह से काम करेगा। और ऐसी स्थिति में होने वाली क्रिया पूरी उल्टी करके लिख दो, बहुत ट्रिक समझो, पूरी रिएक्शन उल्टी करके लिख दो। चार्ज के समय की रिएक्शन अगर ये है तो सॉरी डिस्चार्ज के समय की रिएक्शन ये है, तो चार्ज के समय क्या होगा, ये लेड सल्फेट टूटकर किस में बदलेंगे, पीबी और PbO2 बदलेंगे, और H2SO4 जो सांद्रता कम हो चुकी थी अब सांद्रता उस लेवल तक फिर पहुंचने लगेगी, घनत्व उस लेवल तक फिर पहुंचने लगेगा। तो अगर मैं ये लिखूं, यहां लिख देता हूं बेटा बी डालकर, ठीक है ना, बी डालकर यहां लिख देता हूं, चेंज कर देता हूं बी, कब की, चार्ज के समय। तो पहली बात तो जब हम इसे चार्ज कर रहे होते हैं तो ये किसकी तरह से काम करता है, एक बात तो दिमाग में रख लो, विद्युत अपघटनीय सेल की तरह काम करता है। किसकी तरह से बेटा, विद्युत अपनी सेल, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां अलग अलग रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी है, और वो डायरेक्ट रिएक्शन ये है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा लिख दो बेटा। तो आपको कि सर होने वाली टोटल रिएक्शन होगी PbSO4 बोलो, फिर प्लस 2H2O एरो लगाइए, फिर बनाएंगे Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। पूरी, बहुत अच्छा सामान्य तरीका बता दिया। उस पूरी रिएक्शन को आप क्या कर दो बेटा, उस पूरी रिएक्शन को रिवर्स कर दो। इसी रिवर्स की वजह से ही तो इनको कहते हैं रिवर्सिबल सेल। समझ में आ रही बात, उत्पाद जो बन चुके थे वो उत्पाद फिर द्वारा अभिकारक में बदलने लगे। ऐसा कब हुआ, चार्ज करने पर। तो ये जो हमने पूरी कार्यप्रणाली पढ़ी है ये आपके सीसा संचायक सेल यानी लेड स्टोरेज सेल की है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चित्र को बनाकर देखिएगा आप लोग, राइट। एनोड और कैथोड पर होने वाली क्रिया को देखो ध्यान से आप लोग, और फिर टोटल सेल अपक्रिया लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब उपयोग लेते लेते इसमें भरे हुए H2SO4 का घनत्व तो 1.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रह जाए तो समझ लो अब बैटरी काम करना बंद कर देगी। बैठे रहो बेटा आप तो घर पे, ना पंखे चल रहे ना ट्यूबलाइट चल रही। अब क्या होगा कि लाइट जब आएगी तब वो चार्ज होगा, ठीक है। इसका मतलब जब वो चार्ज होगा तो ये किसकी तरह से काम करेगा, क्योंकि उस वक्त बाह्य स्रोत से उसे ऊर्जा जो मिल रही है जिसको विद्युत ऊर्जा कह रहे, वो विद्युत ऊर्जा अब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा मिलेगी तब इसकी रासायनिक क्रियाएं होंगी तब, ठीक है। मतलब विद्युत अपनी सेल की तरह से काम करेगा। तो ये पूरी क्रिया उल्टी लिख दो। तो पेपर में बेटा जैसा मैं बार बार कहता हूं पूरा मटेरियल लिखने के लिए नहीं आएगा, या तो सेल चित्र बनाइए, या शॉर्टकट में पूछ सकते हैं कि सीसा संचायक सेल में एनोड किसका बना होता है, या ये कह सकते हैं कैथोड किसका बना हो सकता है, या ये पूछा जा सकता है एनोड की अपक्रिया लिखिए या कैथोड की अपक्रिया लिखिए या कुल सेल अपक्रिया लिखिए, या चार्ज के समय ये किसकी तरह से व्यवहार करता है अपक्रिया लिखिए, ठीक है। या ये भी पूछा जा सकता है कि उत्पाद के रूप में क्या बनता है, डिस्चार्ज के समय इस लेड स्टोरेज सेल में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, PbSO4 बनता है। सर H2O लिख सकते हो, वो अलग बात है, आप लिख सकते हो PbSO4 और H2O, पर मूल पदार्थ तो PbSO4 है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में अच्छी तरह से आया होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को धीरे धीरे चलाकर कई बार देखिएगा, हाथ से लिखिएगा बेटा, ठीक है। मतलब चित्र बनाइए फिर रिएक्शन लिखो, इस तरह से समझने का प्रयास करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या, एक तो हम लोग सेल की पूरी जानकारी जो सीसा संचायक सेल है ये आपने देखने का प्रयास किया, ठीक है। कार्यप्रणाली देखी, चित्र देखा, किससे बनाए ये देखा। आगे अपन आगे के दिनों में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।